नमस्कार, जय हिंद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हमारी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, उसका नेक्स्ट वीडियो ये आपके सामने है और इसमें भी हम 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको नोट्स के साथ-साथ पीडीएफ भी अवेलेबल मिलती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, यूकेपीएससी से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर लीजिएगा। और 100 एमसीक्यू हैं, आप कितने मार्क्स ले आ रहे हैं? अगर आप 75 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट लेवल है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। भारत की साक्षरता दर बतानी है 2011 की जनगणना के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा 73%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय बताना है किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर देखिए इंडस यानी कि सिंधु नदी, इंडस और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय। तो ये आपको ध्यान रखना है, चारों हिमालय यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और कुमाऊं हिमालय की बात करें तो यहाँ पर देखिए सतलज और काली के बीच में आपका कुमाऊं हिमालय आ गया। और नेपाल हिमालय आप देख सकते हैं, काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय आ गया। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में आपका असम हिमालय आ गया। तो हिमालय के चारों भाग आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है नीति दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। जेलेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सही उत्तर इसका यही है। और तुजु दर्रा मणिपुर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जेलेपला आपका सिक्किम में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जेलेपला दर्रा हो गया सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। और पहली अगर पूछे तो अन्नयमुड़ी है। तो दूसरी हो गई डोडा बेटा, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर बताना है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला बताना है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो चमोली जनपद का है। ऑप्शन नंबर डी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, कम से कम समय में हम इनको कंप्लीट करेंगे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है टोंस नदी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। हिमालयन मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके मध्य अवस्थित है? हिमालयन मेन बाउंड्री फॉल्ट बताना है किसके मध्य अवस्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है हिमालय मेन बाउंड्री फॉल्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर के आधार पर घटते क्रम में लगाइए। साक्षरता दर के क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर देहरादून की है, फिर नैनीताल की है, चमोली की है, पिथौरागढ़ की है। यानी 1 2 3 4 यही इनका सही क्रम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। उत्तराखंड में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक किस जिले की रही? जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है, सबसे अधिक किस जिले की रही है पिछले दशक में 2001 से और 2011 के बीच में? सही उत्तर है आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? सबसे कम नगरीकृत जिला बताना है। तो इनमें से जो है बागेश्वर जिला जो है सबसे कम नगरीकृत है। या देखिए, उकाई परियोजना निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? उकाई परियोजना फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा बनाती है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। तो इन दो नदियों से मिलकर सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जो कि वेस्ट बंगाल में के ब्लास्ट रीजन में पड़ता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जनसंख्या के आधार पर बताना है। सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थारू जनजाति जो है जनसंख्या में सबसे ज्यादा है।
उत्तराखंड के जनमानस पर सबसे व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो सबसे व्यापक प्रभाव पड़ा है शैव और शाक्त संप्रदाय का, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊनी भाषा का विकास किससे हुआ है? और उत्तराखंड का लिटरेचर हमने वीडियो डिस्कस करे हैं, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस मंथ के वीडियो, और कुमाऊनी भाषा गढ़वाली भाषा का पूरा इतिहास और उनसे रिलेटेड जो बोलियां हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। कुमाऊनी भाषा का विकास किससे हुआ है? सही उत्तर आपका हो जाएगा सौर सैनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र बताना है, सही उत्तर है लखिया भूत, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का बिरह गीत है? इन गीतों में बताना है बिरह गीत कौन सा है। बिरह गीत इनमें से है बासंती, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के किस जिले में कर्ण की पूजा की जाती है? कर्ण की पूजा की जाती है आपका उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक जाति नहीं है? प्रागैतिहासिक जाति बताना है, इनमें से कौन सी जाति है जो प्रागैतिहासिक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा राजी। राजी जो है ये प्रागैतिहासिक नहीं बल्कि मॉडर्न है, यानी आधुनिक जनजातियों में है राजी, बाकी सब ये उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक जातियां हैं। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं? तो मानस खंड, केदार खंड, ये दोनों ही उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी। चंदवंश के किस शासक को फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया? चंदवंश का कौन सा शासक था? आप अटेम्प्ट करते रहिए और अपने मार्क्स बताना कमेंट बॉक्स में, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं इस पेपर में। सही उत्तर इसका हो जाएगा गरुड़ की उपाधि दी गई थी ज्ञानचंद को, गरुड़ ज्ञानचंद इनका नाम था। मौर्य शासक अशोक का कालसी लेक उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कालसी शिलालेख जो है बहुत फेमस है। कालसी शिलालेख काफी क्वेश्चन बनते हैं, किस जिले में है? तो देहरादून के कालसी क्षेत्र में है। गढ़वाल के परमार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? परमार राजवंश का अंतिम शासक बताना है तो महाराजा मानवेंद्र शाह। द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑफ द ऑन द रूफ फेमस कृति है, किसकी रचना है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड की है द रूम ऑन द रूफ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं और इनको आपने मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ से जलप्रपात या वहाँ के फेमस, और मिलान करना है कि कौन सा किस जिले में है। तो टाइगर फॉल आपका देहरादून में हो गया, वसुंधरा जो है ये आपका चमोली में है, मुंशियारी आपका पिथौरागढ़ में हो गया, और कैंपटी फॉल जो है ये आपका टिहरी में हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी अगर हम देखें तो देहरादून यानी 3 हो जाएगा पहले का, सॉरी टाइगर फॉल देहरादून 2 3 3 हो जाएगा दूसरे का, मुनस्यार 2 3 1 और 4, 2 3 1 और 4 जिस भी विकल्प में होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, कपोली, ऑप्शन नंबर सी। लोयथाप से प्राप्त गुफा शैल चित्र वर्तमान में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? लोयथाप से प्राप्त शैल गुफा चित्र, तो ये किस जिले में स्थित हैं? ये स्थित हैं आपके अल्मोड़ा जिले में, ऑप्शन नंबर बी। खालसा भूमि का अर्थ है, खालसा भूमि किसे कहते हैं? खालसा भूमि कही जाती है प्रत्यक्ष रूप से जो बादशाह के नियंत्रण वाली भूमि है उसे खालसा भूमि कहते हैं। गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रचलित है? तो बहुत फेमस योजना है गौरा देवी कन्याधन योजना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय रही, वित्तीय वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति आय बताना है, सही उत्तर है लगभग 1,85,761 रुपए। हमने उत्तराखंड के बजट में ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए आने वाले एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है मुवाली, अस्कोट, औली और कौसानी। तो कौसानी बागेश्वर में है, सही है। औली उत्तरकाशी में नहीं है, अस्कोट पिथौरागढ़, मुवाली नैनीताल में ही है, औली जो है आपका ये चमोली में है। तो यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? सही उत्तर हो जाएगा 20वां स्थान है, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य का औसत साक्षरता दर कितनी है? औसत साक्षरता दर जो है उत्तराखंड की वो है 78.82%। निम्नलिखित में से कहाँ से कत्रिपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? कत्रिपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख कंडरा से भी, चंपावत से भी और पांडुकेश्वर से भी, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो ये उत्तराखंड के एक तरह से प्राचीन जो राज्य हैं, यहाँ पर कत्यूरी परमार ये राजवंश यहाँ पर थे। इनमें से कहाँ पर राजा अशोक चल ने आक्रमण किया था? सही उत्तर इसका है कत्यूरी पर किया था, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का नाम ही है आलमनगर की स्थापना किसने की थी? तो अल्मोड़ा या आलमनगर की स्थापना की थी बालो कल्याण चंद ने, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में राजभवन की स्थापना कब हुई? राजभवन की स्थापना हुई थी 1897 में, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 13.95% जो है मुस्लिम आबादी है उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को वर्ष 1981 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था चिपको आंदोलन के लिए। उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? वन क्षेत्र बताना है। वन क्षेत्र सर्वाधिक है आपका पौड़ी गढ़वाल का, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चांदपुर पट्टी, राजबगुना, कालीफाट निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इन जगहों पर बताना है कि कौन सा खनिज इनमें से पाया जाता है। सही उत्तर है आपका लोहा पाया जाता है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ अवस्थित है? ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सही उत्तर इसका है अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर वो देहरादून की हो गई, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में एकीकृत आजीविका सहायता कार्यक्रम ये योजना है किस वर्ष से लागू किया गया है? एकीकृत आजीविका सहायता कार्यक्रम ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 2015-16 में। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड के कुल प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है 3.87%। और जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड का बजट और इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आप जरूर देखें, मुश्किल से 15 मिनट्स के अंदर सारी चीजें कवर कराई गई हैं। अटल आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? अटल आवास योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू हुई? क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो है फेमस है, क्वेश्चन बार बार बनता है, 2005 से लागू हुई थी। निम्नलिखित में से किसे खनिज अम्ल के रूप में भी जाना जाता है? खनिज अम्ल इनमें से किससे जाना जाता है खनिज अम्ल के रूप में? सही उत्तर आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl जो है इसको खनिज अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जनरल साइंस के सिंपल से क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका है बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रथम ट्रांसजेनिक जो जंतु है डॉली भेड़ का क्लोन किस वर्ष तैयार किया गया था? तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि प्रथम क्लोन जीव कौन सा है, तो डॉली भेड़ सही आंसर हो जाता है। लेकिन वर्ष अगर पूछा जाए तो काफी थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1996 में डॉली भेड़ जो है प्रथम क्लोन एक तरह से जीव तैयार किया गया था। सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों से कीजिए और सही कोड से आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर बताना है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनघनत्व, दशकीय वृद्धि और अधिक साक्षरता वाला जिला। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एक दो भी मैच करने आ रहे हैं तो आप लोग आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला पढ़ा देहरादून है यानी डी का 3। अब यहाँ पर अगर आप विकल्प देखेंगे तो डी का 3 केवल एक में ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है।
तो देख सकते हैं मैच करके आप देख सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यानी एक 2 रुद्रप्रयाग हो गया। सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिले की बात करें तो वो हरिद्वार हो गया। सबसे कम दशकीय वृद्धि वो पौड़ी गढ़वाल में हो गई और सबसे अधिक अगर साक्षरता दर की बात करें तो वो देहरादून में हो गया। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम पर्यावरण सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका थीम बताना है हमें। सही उत्तर आपका है ओनली वन अर्थ, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा को व्यक्त करता है? तो यानी ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? ये कंप्यूटर मेमोरी या फिर जो मेमोरी हमारी होती है उसका यूनिट है, उसकी यूनिट है ये सारी। तो इनमें से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो सबसे बड़ी यूनिट इनमें टेराबाइट हो गई, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है किस रूप में होता है? एक तरह से सही उत्तर आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का इसमें यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। लाइकेन जो वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक हैं, निम्न में से किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? लाइकेन लाइकेन क्या होता है? एक कवक और शैवाल का मिक्सचर होता है एक तरह से। एक पार्ट उसमें कवक का रहता है, शैवाल एक सहजीवी के रूप में ये रहते हैं। और यहाँ पर सही उत्तर हमें बताना है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं लाइकेन। मानव में मूत्र के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। तो मानव में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है उसका नाम हमें बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यूरिया। यूरिया उत्सर्जित करता है मानव, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध समाचार समाचार पत्र कॉमनवील किसके द्वारा आरंभ किया गया? कॉमनवील प्रसिद्ध समाचार पत्र है, यह आरंभ किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी आज हमने जो है महात्मा गांधी जयंती भी हम मना रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा योजना जो लागू हुई थी उसका प्रथम जो शैक्षिक सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? यानी संग्रह अंग किसका तना नहीं है? आलू एक तना है जो कि आसान सा है, आपको एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें से। सही उत्तर इसका हो जाएगा शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन बताना है हमें यहाँ पर। सही उत्तर इसका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है काफी हार्मोन्स रिलीज करता है। ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो सबसे पहला जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है काफी फेमस प्रोग्राम है। देश के दूरस्थ जिलों के दूरस्थ गांवों में ये प्रोग्राम चल रहा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा शुरुआत हुई थी अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिजिटल शक्ति 4.0 के रूप में डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अब ये किसके द्वारा, कौन से आयोग या कौन से कार्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भुगतान ऐप कौन सा बन गया है? यानी ऐसा यूपीआई ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट कर सकेगा, ऐसा भुगतान ऐप जो है वो बन गया है फोन पे, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? अगर आप करंट फॉलो करते हैं तो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। सही उत्तर है आपका कर्नाटका। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। सही उत्तर आपका है लातविया के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर बी।
एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशिया कप अब समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने एशिया कप जीता किसने है? तो भारत ने जीता है। एशिया कप का विजेता भारत हो गया, उपविजेता पूछे तो श्रीलंका हो गया उपविजेता। और अगर आयोजन की बात करें तो होस्ट कंट्री जो है पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के लिए वर्ल्ड उइगुर कांग्रेस को नामित किया गया है इस बार। 15 अगस्त 2023 की थीम क्या है? विषय बताना है, यानी थीम क्या थी हमारी स्वतंत्रता दिवस की। सही उत्तर है आपका राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, फोटोवोल्टिक जो सेल है वो संबंधित होता है आपका भूतापीय ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन अनरेस्ट किसकी रचना है? इंडियन अनरेस्ट बहुत फेमस रचना है। सही उत्तर है आपका सर वैलेंटाइन सिरोल की रचना है इंडियन अनरेस्ट। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो वाक, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 जो आर्टिकल है उसका पहला ही खंड बताता है कि वाक, प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका 19 का ए। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा होता तो न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो न्यायालय द्वारा अगर कोई व्यक्ति जो है अपने जो किसी पद पर है और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसके लिए जो है परमादेश जारी करता है। परमादेश का मतलब होता है कि मैं आदेश करता हूँ, ऐसा आदेश किया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वाह करे, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संचित निधि का प्रावधान बताना है। सही उत्तर है आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है। पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243 का पूरा आर्टिकल है, ए से लेकर आई जे आई के तक। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से अनुच्छेद में उसकी शक्तियां, प्राधिकार और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वर्णन किया गया है। सही उत्तर हो गया 243 का जी। 97वां संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किससे है? 97वां जो संविधान संशोधन है इसका संबंध है सहकारी समितियों से। ऑप्शन नंबर बी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया? उड़िया भाषा का नाम संशोधन किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन है ये? सही उत्तर है आपका 96 जो अमेंडमेंट था उसके अनुसार। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को किसे सौंपता है? सही उत्तर है आपका भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया गया? जीएसटी परिषद का गठन किया गया या कौन करता है एक तरह से? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च स्थान है? तो सर्वोच्च स्थान है केरल का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी एसडीजी सूचकांक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है उसमें पहला स्थान है अपने केरल राज्य का। भारत की संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 266 से संबंधित है। और ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा लग गया है ये सेट, तो हम पहुंच चुके थे एसडीजी वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है किसके द्वारा हाल ही में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये 75वीं वर्षगांठ जो थी उसके उपलक्ष्य में 75 डिजिटल गांव भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया आरबीआई के द्वारा। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश गरीबों की सबसे बड़ी आबादी के मामले में पहले स्थान पर है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यानी सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? तो सही उत्तर इसका है भारत जो है इसमें सबसे बड़ी आबादी जो गरीबों की है, भारत इस मामले में पहले स्थान पर है।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय बहुत बार-बार सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। यूनेस्को का मुख्यालय हो गया पेरिस, फ्रांस में। नीलकांत दांडेकर और बी.एम. रथ के फॉर्मूले का संबंध किससे है? नीलकांत दांडेकर और बी.एम. रथ के फॉर्मूले का संबंध जो है, ये संबंध है गरीबी रेखा के निर्धारण से। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है आपका किलायु ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है कि नहीं है पूछा है, इनमें से शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा लानोस, ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार 74% अप्रोक्सीमेट। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महावेली गंगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। लघु उद्योगों की उपयोगी भूमिका पर आधारित पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक बताने हैं। ये पुस्तक लिखी है सुमाखरन ने। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान की गई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में से किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो इनमें से कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। शरीर में सबसे दृढ़ तत्व दांतों का एनेमल बना होता है, यानी किससे बना होता है? केमिकल कंपोजिशन इसका बताना है हमें। सही उत्तर आपका है कैल्शियम फॉस्फेट से दांतों का एनेमल बना होता है, जो कि शरीर का सबसे दृढ़ या सबसे कठोर एक तरह से पार्ट होता है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव आपको बताने हैं संयुक्त राष्ट्र के। सही उत्तर आपका हो जाएगा एंटोनिया गुटेरस, यही है काफी समय से। कानेरी की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? कानेरी की गुफाएं जो है ये संबंधित है आपके बौद्धिज्म से या बौद्ध धर्म से। और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र बिल्कुल सही है, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखा था। शूद्रक ने प्रेम वाटिका नहीं लिखी है, प्रेम वाटिका जो है रसखान की है, ये आपको ध्यान रखना है। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, और बादशाहन ने कामसूत्र लिखा है, ये भी सही है। यानी सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेम वाटिका के लेखक जो है वो रसखान है, शूद्रक नहीं है। तो ये कुल मिला के हमने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपके मार्क्स कितने आए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, और टेलीग्राम पर आ जाइए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड MCQs आपको मिलते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।